नमस्कार दोस्तों, द ट्रुथ के इस अंक में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। आज हम बात करेंगे यूएस के दौरे पर गए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। यूं तो मैं उनका तारुफ कांग्रेस नेता के रूप में भी करा सकती थी, कांग्रेस से सांसद के रूप में भी करा सकती थी, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि राहुल गांधी की अब छवि कुछ बदल गई है और उनकी पहचान, उनका कद कुछ बड़ा हो गया है। वो अब नेता प्रतिपक्ष हैं और इस नाते जब वो यूएस के दौरे पर गए तो उन्होंने भारतीय सियासत को लेकर क्या कुछ कहा, इसके बारे में आपसे बात करेंगे। और किस तरीके से विदेशी जमीन का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर वो हमलावर रहे, उनकी राजनीति थोड़ी परिपक्व हो रही है और बड़ी समझदारी के साथ अब वो अटैक करते हैं, उसके बारे में विस्तार से आप तक बात करेंगे। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, राहुल गांधी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं और इसी कड़ी में वो टेक्सास के डल्लास पहुंचे, जहां यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ उन्होंने बातचीत की, वहां के कुछ खासी हस्तियों के साथ उनकी मुलाकात रही और इसके अलावा इंडियन डायस्पोरा, इनके साथ भी राहुल गांधी ने जब संवाद किया तो क्या कुछ कहा, इसके बारे में ही हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी जब अमेरिका पहुंचे तो कोशिश एक बार फिर वही बीजेपी और आरएसएस को लेकर के एक नैरेटिव सेट करने की। राहुल गांधी ने, जैसा कि आपको याद है, बीते बार जब उनका अमेरिका का दौरा रहा था तो वहां से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय राजनीति को लेकर के बहुत कुछ कहा था और उस पर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि वो विदेशी जमीन पर पहुंच करके भारतीय राजनीति को लेकर के तमाम कमेंट कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। भारतीय सियासत में विदेशी जमीन का इस्तेमाल कतई ठीक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी अपनी आदतों से चूकते नहीं है। एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया है, लेकिन बड़े संभले हुए अंदाज में, और उनके संभले हुए बदले हुए स्वरूप का जिक्र तो स्मृति ईरानी भी कर रही हैं और खुद बीजेपी के खेमे के कई नेता लगातार कर रहे हैं। उन के बारे में भी आप जानते हैं, लिहाजा उनके नाम को यहां पर मैं दोबारा से वर्णन नहीं करना चाहूंगी। अब आपका समय गवाए बगैर सबसे पहले राहुल गांधी के क्या क्या आरोप रहे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने देश की कुछ समस्याओं का जिक्र करते हुए, जिसमें रोजगार सबसे बड़ा विषय है, उसका जिक्र करते हुए सीधे तौर पर कहा कि हमारे देश में जो है ना, वो ग्लोबल प्रोडक्शन जो है उसमें अभी भी काफी कमियां हैं और इसी वजह से चीन नंबर 1 है। और ऐसा कहते कहते राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी, अंबानी और कुछ खास लोगों को बीजेपी की सरकार द्वारा जो तवज्जो दी जाती है उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो माफ कर दिया गया 25 भारतीयों का, जबकि इतने ही पैसे से इंडस्ट्रीज खड़ी की जा सकती थी और वो नहीं की गई। लिहाजा आज भारत में रोजगार की कमी है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन की कमी है। हमारे यहाँ अगर प्रोडक्शन से जुड़े हुए जो सरकारी टेंडर्स हैं वो भी कुछ खास लोगों को दिए जाते हैं, जिसके चलते आज भी चीन से ग्लोबल प्रोडक्शन के लिहाज से हम बहुत कम हैं और चीन अभी भी अग्रणी बना हुआ है। चलिए, ये तो बात हो गई चीन और भारत के प्रोडक्शन के संदर्भ में रोजगार को लेकर के, क्योंकि टेक्सास में यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने एक कारण ये बताया। लेकिन इसके अलावा महिलाओं का जिक्र राहुल गांधी ने किया। महिलाओं का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर के महिलाओं की भूमिका को कम करना चाहती हैं। महिलाओं को लेकर के राहुल गांधी ने एक बार फिर इस मुद्दे का जिक्र किया। महिला सशक्तिकरण की वो बात कर रहे थे, लेकिन फिर बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर रहे, ये कहते हुए कि ये दोनों मिल करके देश में महिलाओं की भूमिका को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर के और बीजेपी को लेकर के कई महत्वपूर्ण बातें, जब इंडियन डायस्पोरा में वो पहुंचे और उस मंच का इस्तेमाल उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों को संवाद के लिए, उनको संबोधित करने के लिए किया, तो क्या कुछ कहा, एक एक करके ये आपको बताती हूं। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत ये की कि क्योंकि अब मैं नेता प्रतिपक्ष हूं और इस पोजीशन में आने के बाद अगर भारतीय राजनीति कैसी होनी चाहिए कोई मुझसे पूछता है तो इसका जवाब मेरा ये होगा कि भारतीय राजनीति में लव, रिस्पेक्ट और ह्यूमिलिटी, यानी कि प्यार, सम्मान और विनम्रता होनी चाहिए। और आज से 5 साल बाद अगर कोई मुझसे पूछे कि आप उस पोजीशन में थे और क्या आप अपने आप को सफल मानते हैं, तो इन्हीं 3 क्राइटेरिया के आधार पर मेरा जवाब होगा कि अगर भारतीय राजनीति में ये तीनों चीजें आई हैं तो जाहिर है मैं सफल हूं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है
तो जो मेरा एक एम होना चाहिए, उस एम से अभी भी मैं पीछे हूं और इसके लिए मेरा प्रयास लगातार जारी रहेगा। राहुल गांधी यहां पर एक बार फिर आरएसएस और बीजेपी को लेकर के हमलावर रहे। नेशनल एंथम का भी उन्होंने जिक्र किया कि हमारे राष्ट्रगान में जब हम तमाम राज्यों का वर्णन करते हैं तो वो इन राज्यों के एक यूनिटी वाले भारत को प्रदर्शित करता है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस की सोच कुछ खास राज्यों तक ही केंद्रित है। वो ये फर्क करते हैं कि कौन हिंदी भाषी है और कौन दक्षिण भारत का है, कौन तेलुगु का है, कौन कन्नड़ है, और इस तरीके से फिर बीजेपी की सोच में और कथनी करनी में विरोध देखने को मिल सकता है हिंदी भाषी क्षेत्रों के बनस्पत। वो ये फर्क करते हैं। राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर के यहां पर कटाक्ष भी किया। अब आप समझिए कि राहुल गांधी विदेशी जमीन पर एक बार फिर जाकर के बीजेपी को लेकर, आरएसएस को लेकर के जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं उससे उनको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी से जब पूछा गया और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को भी अगर हम देखते हैं तो उन्होंने एक पोस्ट किया है और उस पोस्ट में उन्होंने कहा कि जब से मैं नेता प्रतिपक्ष बना हूं, हमें लोगों का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। खास करके अगर अमेरिका की बात की जाए तो जो वहां का व्यापारी वर्ग है वो भारत में वो राज्य जो कांग्रेस शासित है उसमें भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लिहाजा अगर उनकी दिलचस्पी से इन राज्यों में हम कुछ इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं और अगर यहाँ पर रोजगार का सृजन कर सकते हैं तो ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। लिहाजा ये संवाद जारी रहेगा और इसी उद्देश्य के मद्देनजर राहुल गांधी का अमेरिका का ये दौरा भी है। अब यहाँ पर आरएसएस इंडिया को एक ही चश्मे से देखना चाहता है, जबकि इंडिया मल्टीप्लिसिटी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोग हैं और वो मिलकर के एक हैं। अमेरिका के साथ कैसे भारत बिल्कुल एक जैसी स्थिति में, ये भी राहुल गांधी कहे, क्योंकि वहां पर भी स्टेट्स का समावेश होकर के यूएस बना, ऐसे ही इंडिया में अलग अलग स्टेट्स को जोड़ करके एक भारत तैयार किया गया। लेकिन इस भारत में आज बंटवारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हिंदी भाषी और दक्षिणपंथी या सिख समुदाय के लोग जिन राज्यों में इस तरह से आबादी है वहां पर केंद्र की तरफ से जो व्यवहार होता है वो भेदभावपूर्ण होता है। कुछ इस तरह का नैरेटिव सेट राहुल गांधी अपने संबोधन के जरिए करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हालांकि हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया, बहुत भारी भरकम अटैक नहीं किया, लेकिन इस तरीके से एक बार फिर विदेशी जमीन पर राहुल गांधी पहुंचे तो बीजेपी और आरएसएस को लेकर के तमाम विषय रखते नजर आए, जिसमें उन्होंने रोजगार का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव का जिक्र किया और साथ ही साथ समुदाय का जिक्र किया। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि जाति के आधार पर लोगों का चयन नहीं होना चाहिए, लोगों को एक ही चश्मे से देखना चाहिए, एक ही नजर से देखना चाहिए, जो वर्तमान भारत में नहीं हो रहा है। एक अलग ही भारत की तस्वीर अमेरिका की जमीन से राहुल गांधी ने रखने की कोशिश की जब वो डल्लास में इंडियन डायस्पोरा से मुखातिब हुए या टेक्सास यूनिवर्सिटी में गए और वहां छात्रों के साथ उन्होंने संवाद किया। इंडियन कम्युनिटीज के साथ में भी उन्होंने बातचीत की। वहां से भारत के लिए वो इन्वेस्टमेंट की भी कोशिश कर रहे हैं, जो जाहिर है कांग्रेस शासित राज्यों के लिए ही होगा। लेकिन इस दरमियान उन्होंने न सिर्फ एक बार फिर भारत के कुछ खास व्यापारी वर्ग का जिक्र करते हुए जिनके ऋण माफ किए गए हैं उन पर हमला किया। महिलाओं के साथ सशक्तिकरण के लिहाज से जो बीजेपी की सोच है वो बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं है, इस ओर ध्यान अंकित करने की कोशिश की। और साथ ही साथ रोजगार के लिहाज से, प्रोडक्शन के लिहाज से आज भी हम पीछे हैं, क्योंकि हम कुछ खास व्यवसायी वर्ग को ही तवज्जो देते हैं टेंडर देने को लेकर के, जिसमें डिफेंस सेक्टर का भी जिक्र राहुल गांधी ने किया। और इसके अलावा देखिए किस तरीके से पोर्ट्स के भी जो ठेके हैं एक खास व्यक्ति विशेष को दिए जा रहे हैं, ये कहना वो नहीं चुके। तो द ट्रुथ के इस अंक में इतना ही। राहुल गांधी ने विदेशी जमीन से भारत के बारे में जो कुछ कहा उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक अपील और कि अगर अब तक आपने द ट्रुथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी मसाले के तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, जैसी हैं वैसी ही आपके समक्ष रखेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अलविदा, नमस्कार।